आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह है हमारे खरीफ मौसम में जो तिलहन की फसल होती है, महत्वपूर्ण फसलें हैं हमारी, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तिलहनों का किसान भाइयों हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और हम खाद्यान्नों के मामले में तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन तिलहनों के मामले में और दलहनों के माध्यम में दलहनों को देखते हुए हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जनता की, हमारी जनसंख्या की जो आवश्यकता है, हम लगभग 145 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो हमारे खाद्यान्न हैं, तिलहन, खाद्यान्नों में जो तिलहन हम जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में उगाते हैं, तो उनकी जो खेती है उसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और दूसरी चीज़ है कि खाद्य तेलों के लिए हम विदेशों से पर निर्भर हैं और बहुत सारा जो है हमें आयात करना होता है और हमारे देश की जो बहुत सारा रुपया उस तिलहन के आयात पर खर्च हो जाता है। तो इसे कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारी फसलें हैं तिलहन की, उस पर उनको गंभीरता से देखें और उनकी बुआई करें, जिससे हम तेलों के माध्यम के रूप में भी हम आत्मनिर्भर हो सकें। तो हमारे पास जो खरीफ के तिलहन हैं उन पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इस समय कृषि विभाग के पूर्व कृषि निदेशक डॉक्टर MP उपाध्याय सर। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि खरीफ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिलहन की फसलें हैं जिन्हें हमारे किसान भाई बुआई करें। देखिए, तिलहन ऐसे हैं कि कुछ खाद्य तेल हैं जी, कुछ अखाद्य हैं। जी 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 बिल्कुल। कुछ ऐसे हैं जो कि हमारी फसलों से, और कुछ ऐसे होते हैं जो वृक्ष जनित, बिल्कुल ठीक बात, ऑयलसीड होते हैं, उनसे तेल निकलता है। जैसे महुआ है, जैसे महुआ है और कई चीज़ें हैं। जी जी जी, महुआ है, करंज है, बिल्कुल सब है। तो जो हमारे खाद्य तेल खरीफ के हैं मुख्य रूप से, जी जी जी, उनमें नीम का भी तेल होता है। नीम का भी तेल है, तो वो तो वृक्ष जनित ही में वृक्ष जनित ही आएगा जी। नीम, महुआ, जट्रोफा, इन पे हमारे प्रदेश में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जो खाद्य तेल हैं खरीफ के, उनमें विशेष रूप से मूंगफली, जी, सोयाबीन और तेल। जी जी, सोयाबीन मतलब हम इसमें सबसे पहले मूंगफली की बात करेंगे जी। मूंगफली कुछ वर्ष पहले हमारे प्रदेश में इसका बहुत अच्छा खासा क्षेत्रफल था जी, और मूंगफली की बहुत खेती होती थी। लेकिन जैसे ही सिंचाई के साधन बढ़े, वैसे ही जो मूंगफली का क्षेत्र था जी जी, वो धान, गेहूं और गन्ना में परिवर्तित हो गया। बिल्कुल सही बात कर सर, बड़ी गंभीर बात है ये। मूंगफली की, यानी आप देखिए, पहले हमारे ये जिले थे आपके, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ में भी होता है, लखनऊ है जी, इसमें भी। अच्छा, उधर इसके बाद मुरादाबाद, उधर संभल है ना, जी जी, बदायूं, बरेली और इधर कानपुर डिवीजन के जो, तो अच्छा, इसके आगरा डिवीजन में, आगरा डिवीजन, तो काफ़ी एरिया में मूंगफली की खेती होती थी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ ऐसा हुआ कि कुछ रोग और कीट जो थे उनकी वजह से जी, कुछ इस तरह की परेशानी आई कि ये जो फसलें हैं, तिलहनी फसलें, ये जो सीरियल हैं, जो खाद्यान्न हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर पाती हैं और इनमें रोग और कीट भी ज़्यादा लगते हैं। जी जी, तो इनमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। मूंगफली में एक वाइट ग्रब लगता है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और लोगों ने मूंगफली की खेती काफ़ी बोना छोड़ दिया। जी जी, तो इस तरह की स्थिति आई। लेकिन अब तकनीकी भी उपलब्ध है, अच्छी प्रजातियां भी उपलब्ध हैं, दवाएं भी उपलब्ध हैं, तो अब इसकी खेती पर जोर दिया जाना चाहिए और ये पुनः लौटने की जरूरत है जी। और हम अपनी खाद्यान्न तेलों की जो आवश्यकता है उसको काफ़ी हद तक अपने बलबूते पर ही पूरा कर सकते हैं। जी जी। अब आप देखिए, इधर मूंगफली की खेती बुंदेलखंड की तरफ बढ़ी। बिल्कुल, आज बुंदेलखंड में भी मूंगफली की खेती हो रही है। अब मूंगफली का एक हमारा मैनपुरी में जो है वो रिसर्च स्टेशन है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी का, जी जी, उससे बहुत अच्छी प्रजातियां निकली। जैसे पहले हमारे पास मूंगफली की प्रजाति, किसान भाइयों, आप जानते होंगे, फैलने वाली प्रजाति थी टाइप 28। जी जी,
वो चलती थी। बाद में फिर एक प्रजाति आई M13, जी फिर चंद्रा, जी 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 है ना, ये सब ये प्रजातियां आई। और जब ये जो आपका मैनपुरी वाला सेंटर है, यहाँ से चित्रा, कौशल, अंबर, प्रकाश, जी 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 बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां निकली हैं। जी जी, तो ये तमाम प्रजातियां निकली। अब इसके अलावा एक और प्रजाति जो है आपका 37 G37 है ना, और TAG 37A, हाँ 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 TAG 37A, तो ये प्रजाति भी है। तो इन प्रजातियों में बहुत अच्छी अच्छी पैदावार हमें मिल जाती है। इनमें से कुछ फैलने वाली हैं, कुछ अर्ध फैलने वाली हैं, कुछ गुच्छे वाली हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो इन प्रजातियों को आप ले सकते हैं। अब बस थोड़ा सा सावधानी ये बरतने की ज़रूरत है कि इसमें एक बड निक्रोसिस लगती है। तो जो ज़्यादा जल्दी बो देते हैं किसान मूंगफली को, उनमें ये बड निक्रोसिस ज़्यादा लगती है। ये एक फंगल बीमारी है बड जी, निक्रोसिस। हाँ, जी फंगस बीमारी। जी जी तो ये जो है ये लगती है, और ड्राई रूट राट है वो भी लगता है, और भी है, टिक्का डिजीज है वो भी लगती है। तो और इसके दवाएं हैं। वाइट ग्रेप, लेकिन अब इनके सबके लिए दवाइयां हैं और सब उपलब्ध हैं, कोई जी। दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जैसे जून के महीने में आखिर में बारिश शुरू हो जाएगी, और अब ये इसके साथ साथ वर्षा शुरू हो जाए तभी इसकी बुआई करें। अच्छा सर, मूंगफली का जो बीज है वो तो खैर किसानों को मिल जाएगा, लेकिन ये है कि कितना बीज किसान जो है अब लें? इसमें देखिए, अब इसमें थोड़ा सा प्रजाति के उस पर स्वभाव पर निर्भर करता है। जी जो सीधी बढ़ने वाली इरेक्ट टाइप की वैरायटी है, जो सीधी फैलने वाली वैरायटी हाँ, है, सही कह रहा। तो जो फैलने वाली है उनमें कम बीज सबसे कम बीज टाइप 28 में लगता है, 55 किलो 50-55 किलो बीज। बिल्कुल ठीक बात है। जो फैलने वाली है उनके लिए कम चाहिए। और ये जो गुच्छे वाली और उस तरह की है, इनमें 70-75 किलो बीज लगता है। और जो आपकी कुछ तो वैरायटी ऐसी है जिनमें आपका 95 किलो तक बीज लगता है, जो खड़ी वाली होती क्योंकि है। प्लांट पॉपुलेशन अगर पूरी नहीं होगी, पौधों की संख्या पूरी नहीं होगी, तो आपको पैदावार ठीक से नहीं मिलेगी। तो बीज जो है अच्छा, वो तीन इसमें- तरह से किसान हाँ, भाई हाँ, लें, जी। गुच्छे वाली के लिए, अच्छा, दूसरे- फैलने वाली के लिए और इरेक्ट के लिए। जी, मूंगफली में एक इस बात का भी ध्यान रखें जी कि जितने भी ऐसी फसलें जो कि तैलीय फसलें, जो तेल जिनसे निकलता है, उनके लिए सल्फर एक बहुत आवश्यक तत्व है। बिल्कुल सही है। गंधक तेल में गंधक होता है। पहले ये होता था जी। कि जब उर्वरक चले थे तो अमोनियम सल्फेट बहुत एक पॉपुलर खाद थी, बिल्कुल ठीक उर्वरक बात था। जी। उसमें क्या होता था कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन भी मिलती थी, उससे सल्फर भी मिल जाता था, बिल्कुल सही बात। तो सल्फर अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब हमें सल्फर के लिए या तो हम जिप्सम डालें, जी। या गंधक का सीधे प्रयोग करें, या फिर अमोनियम सल्फेट या सल्फर कंटेनिंग जो सल्फर जिनमें है वैसे उर्वरक इस्तेमाल करें। जी जी सुपर फास्फेट। जी। और देखो, सबसे अच्छी बात तो एक है कि मूंगफली लाइन में लगाएं, उस लाइन में हम गोबर की खाद को रीइंफोर्स करें सुपर फास्फेट से। बिल्कुल ठीक बात। और वो कूलों में डालें, और उसी कूल में फिर जो है मूंगफली के बीज लगाएं, तो वो जो है मिट्टी पोली भी रहेगी और अच्छा मूंगफली पड़ेंगी उसमें। और जो कभी कभी बीच में थोड़ा ड्राई स्पेल हो जाता है तो उस समय मिट्टी कड़ी हो जाती है, तो उस जगह कड़ी नहीं हो पाएगी जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जी होगा। जी, जहाँ पर ऑर्गेनिक बिल्कुल सही बात है। और वो नमी भी बनाए रखते हैं, तो उससे जो है बड़ा अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। अच्छा, एक चीज और होती है थोड़ा सा मूंगफली में, कभी ये होता है कि मूंगफली खाली रह जाती, दाना नहीं पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। उसके लिए ये है कि जो बोरान है इसकी डिफिशियंसी होती है ऐसे एरिया में, खासतौर से जहाँ मूंगफली बार बार लेते हैं तो उसमें इस तरह की जरूरत पड़ जाती है। तो उसमें जो बोरेक्स, वो क्या नाम, जो सुहागा है, बोरेक्स जिसे कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। वो 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिला करके अगर लगा देंगे तो वो जो है, वरना ऐसा मूंगफली देखने में बड़ी अच्छी लगी, और देखें तो दाना जीरे की तरह से निकलता है, जैसे जीरा होता है उस टाइप का। यानी कि बोरान का जो है जी, प्रयोग जी। जो है बहुत जरूरी है, खासतौर पर मूंगफली के लिए। और अन्य जो तिलहन है, जैसे आपने बताया, अब जैसे सोयाबीन है, हाँ देखिए सोयाबीन का एक टाइम था, जी ये मैं बताऊं, ये बात है 84 की। जी 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 तो मैं रामपुर में था उस समय, जिला कृषि अधिकारी। जी जी प्रोग्राम आया, हमने सोयाबीन बुआ कर दिया और बहुत अच्छी सोयाबीन की फसल हुई जी। PK 262 वैरायटी थी। तो अब वो सोयाबीन को कोई लेने वाला नहीं, मार्केटिंग की समस्या। मार्केटिंग की प्रॉब्लम आई। मैं आपको बताऊं कि सोयाबीन लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उसको बेचें कहाँ। सोयाबीन खाते सब हैं, न्यूट्री नगेट सब सोयाबीन की बड़ी खाते हैं, सब खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चूंकि उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सोयाबीन की फसल
ज्यादा जैसे हम लोगों के खाते साथ हैं। राजमा को लेकर के हो गया था जी 90-91 में। राजमा सब खाते हैं, लेकिन राजमा के जो है मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ अब बहुत देखिए आम काम इसीलिए नहीं है। सोयाबीन जो है, चूंकि बुंदेलखंड में सोयाबीन की खेती अच्छी तरह से हो रही, क्यों हो रही है कि वहां जबलपुर और उस एरिया में उधर मध्य प्रदेश के बिल्कुल काफी सही। फैक्ट्री और वो सब लगी हैं, तो सोयाबीन उधर को चला जाता है, तो इस वजह से वहां उसकी खेती अच्छी खासी हो रही है। बुंदेलखंड में वरना ही हो पहले रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय ही ला करके उसी ने इंट्रोड्यूस किया था सोयाबीन की फसल, यहाँ अमेरिका से आई थी। तो सर जो है सोयाबीन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होती है हमारे प्रदेश में, तो कौन कौन सी प्रजातियां किसान भाई बोए इस समय? बहुत बहुत प्रजातियां हैं, जेएस सीरीज की हैं, ये पीके 262 है, 465 है, बहुत प्रजातियां हैं तो सोयाबीन। सर क्या खास जो है इनको ध्यान दें, जैसे आपने बताया कि गोबर की खाद का, ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग भी किसान ऑर्गेनिक करें। मैटर का और- उसका दें, और दूसरे सोयाबीन तो ऐसा है कि ये थोड़ा सा ड्राई स्पेल को भी बर्दाश्त कर लेता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हाँ इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और किसान इसे कर भी लेते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं। जी जी लेकिन बस यही है कि मार्केटिंग की जब अब सुविधा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो लोग इसे करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी कीमत भी मिल रही है जी, लेकिन अब मार्केटिंग की तीसरी समस्या फसल नहीं जो है। तिल है, जी वो तो गजब की फसल है। बिल्कुल सही बात है। इसके तो हमारे इतने व्यंजन बनते हैं यहाँ लोग, और तिल की तो हर तरह से और सब तिल की रूपों में खाई मार्केटिंग की जाती भी है। समस्या नहीं है, तिल की मार्केटिंग की समस्या नहीं कोई है। मार्केटिंग की समस्या नहीं है, तिल तो हाथों हाथ बिकती है, कोई मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम तिल के साथ नहीं है। और जो ऊपरी क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं भरता है, पानी की भी से कम जरूरत पड़ती है, जी, तो जी। उनमें जो है आप तिल की खेती करिए आराम से, इसकी लागत बहुत कम है, और पैदावार भी ठीक ठाक हो जाएगी, जी है जी ना, जी। और अच्छे पैसे मिलते हैं इससे। तो ये तिल की जो प्रजातियां हैं सर, उसमें 2-4 प्रजातियां बता दीजिए। और सफेद और काला तिल भी होता है। हाँ, सफेद और काला तिल भी होता है। तो अब जैसे पहले एक तिल टाइप 2 आती थी, एक तिल टाइप 12 आती है, एक तिल टाइप 78 है। जी जी ये अच्छी प्रजातियां हैं, इनको आप ले सकते हैं। तो इनका बीज जो है कम मात्रा में लगता है, कम मात्रा में 5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है, 5 किलो से भी कम लगता है। तो 3 आप किलो नहीं मिल जाता। तो आप जो है तिल की अच्छा, ये एक बात और कर सकते हैं कि जैसे 2-3 लाइनें तिल की इकट्ठी लगा दी, इसके बाद बीच में मूंगफली लगा दी, फिर लाइनों में फिर तिल लगा दी, इस तरह से कर दें तो तिल और मूंगफली दोनों एक साथ हो जाते हैं। फसली खेती के रूप में भी इसको फसली कर खेती सकते के रूप हैं। में कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारे खरीफ के मौसम की जो अभी सर ने बताया है कि मूंगफली, सोयाबीन और तिल, ये हमारी जो फसलें हैं, ये आपको विपरीत मौसम की स्थितियों में भी ये हो जाएंगी। और तिल तो खास तौर पे, जो अगर मान लीजिए कि सिंचाई उस तरह बारिश नहीं हो रही है, ऊपर हार वाले खेत हैं, तो उसमें जो है करें। और श्री अन्न की जो मैं बार बार दुहाई देता हूँ, जिनको कहते हैं जो खेत ऐसे हैं जो उबड़ खाबड़ लेवल नहीं है, वो सब नहीं, उनमें ये लगाइए, ये सब हो जाएंगे। ज्वार, बाजरा, मरुआ, जी। टांगुन, कोदो, ये अच्छा। और इनकी जो सरकार तो प्रोत्साहन दे ही रही है, ये बहुत कम लागत में और बिना किसी देख रेख के भी हो जाते हैं। और इसके बीज जो है अच्छा, सरकारी कृषि अब इसके गोदामों अलावा पर भी जैसे मैंने उपलब्ध कहा था कुछ वृक्ष जनित, है। जी जी जी, हाँ है ना, ट्री बॉर्न ऑयल सीड कहलाते जी, हैं, बिल्कुल वृक्ष सही है। जनित ऑयल सीड्स जो हैं, जी अब उनमें देखिए उनका भी बड़ा उपयोग है। जी, अब एक है अंडी, हाँ, कैस्टर, है ना, कैस्टर, हाँ रेडी, तो इसकी भी खेती कर सकते हैं। जी इसमें भी बहुत ज्यादा लागत नहीं आती है। हाँ और एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप अरहर में जिसमें बंजा लगता है, वो उखटा लगता है, जी। इसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे 2 लाइनें अंडी की लगा दें, तो इसमें बंधा नहीं लगता है, वो हाँ, वो उसमें ये रुकावट डालती है, कंट्रोल करती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें काल्पी 6 बड़ी अच्छी वैरायटी है, कुछ संकर प्रजातियां भी आ गई हैं, इनमें से अंडी में ले सकते हैं। अच्छा, और आप ये बताएं कि इसकी इतनी डिमांड है, इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये जो आयल और ये वो सब इनके इंडस्ट्री जो है, इसका इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत है अंडी की तेल का। बिल्कुल सही है, इसका जो इंडस्ट्रियल उपयोग है, और किसान भाई इसको जो है अच्छा, छींट इसके करके अलावा देखिए महुआ है, करंज है, जी। इनके सबके ये जब जो वृक्ष जनित ऑयल सीड्स हैं, इनसे जो तेल निकलता है, उसी से ये आपके सोप और साबुन और ये वो सब बनते हैं। बिल्कुल सही है। और नीम ऑयल जो है, नीम का जो है, नीम ऑयल जो है वो तो एक तरह से इंसेक्टिसाइड की तरह से ही, क्योंकि उसमें एजेडिरेक्टिन होती है, जी जी जी, जो जो पेस्टिसाइड का काम करती है। तो नीम ऑयल छिड़क दीजिए, तो इसके बाद चौथे 5वें दिन चाहे काट के खा भी लीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही है। आपकी जो है वो एक तो प्रदूषण नहीं होगा, जी जी,
न जमीन का, न फलों का, न सब्जियों का। इस समय निबौरी आ रही हैं, गिरें इकट्ठी कर लीजिए, उसमें डाल के नाद में धो के साफ करके सुखा लीजिए और उसे तेल निकलवा लीजिए। और पहले तो सर, और इसके बाद उसकी खली खेत में डालिए दीमक, और उससे बचाव करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो वृक्ष जनित जो पौधे हैं इनको भी आप लगाइए। हाँ, अब देखिए हमारी राज्य सरकार 2-3 पे काफी जोर दे रही है। उनमें से एक है जो है आपकी महुआ, महुआ और है, नीम आपके है। नीम, और आपका जटरोफा, जटरोफा। रतन ज्योति से जी जी जी। तो इन पौधों को भी आप लगाएं। रतन ज्योति आप लोग सब जानते होंगे कि इससे बायोडीजल भी बनता है। जी बिल्कुल। और अब सरकार जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी कर रही है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। और किसान भाइयों, अगर आपको कोई विशेष बात, जैसे आपको विशेष रूप से चर्चा करनी हो व्यक्तिगत रूप से, जी जी जी, तो मैं आपको अपना नंबर देता हूं, उस पर आप बिल्कुल बिल्कुल नंबर मिला लेंगे और बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जी जी शाम को 7 से 8 बजे के बीच, जी, और सुबह को 8 से 9 बजे के बीच जी जी, ये पूजा पाठ का टाइम होता है। इसे छोड़ के बाकी समय जैसे ही फोन आपका मिले, वैसे ही आप ये कहें कि हम किसान बोल रहे हैं, जी जी जी, तो हम आपका फोन जरूर उठाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। अपना नंबर बता दीजिए। नंबर जो है 955 जी, 955 482 482 6076 6076। फिर से सुन लें, 955 482 6076। तो सर से अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो तो सर से आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। और हमारा चैनल आपकी सेवा के लिए है ही, तो हम आपसे और भी जो विभिन्न कार्यक्रम होंगे उन पर जो है विशेष रूप से सामयिक चर्चाएं लगातार करते रहेंगे।